शहर के शोर से दूर एक ऐसा घर जहां पिछले 10 सालों से कोई नहीं रहा। यहाँ धूल की परतों के नीचे एक ऐसा सच दबा है जिसे सूरज की रोशनी भी छूने से डरती है। यहाँ तक कि रात के अंधेरे में उड़ने वाले उल्लू भी इस घर की दिशा में नहीं उड़ते थे। जैसे किसी अदृश्य सरहद ने उस बंगले को बाकी दुनिया से काट रखा हो। खौफ लैब्स में आज पेश है एक ऐसी दास्तान जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सोहन एक ऐसा क्राइम राइटर जिसकी कहानियों में खून और मौत का जिक्र तो बहुत था, लेकिन उसे वो मशहूर होने वाला मुकाम नहीं मिल पा रहा था। उसका जुनून अब एक पागलपन में बदल चुका था। अपनी अगली बेस्टसेलर किताब के लिए उसे एक ऐसी कहानी चाहिए थी जो हकीकत की बुनियाद पर खड़ी हो, और इसी तलाश ने उसे शहर के किनारे बने उस शापित बंगले तक पहुंचा दिया। ये वही घर था जहां ठीक 10 साल पहले एक हंसते खेलते परिवार के 5 सदस्यों ने बिना किसी वजह के खुद को जिंदा जला लिया था। पुलिस की फाइलों में आज भी ये केस अनसुलझा था, क्योंकि घर के अंदर से न तो कोई सुसाइड नोट मिला और न ही संघर्ष के कोई निशान। आसपास के लोग कहते थे कि उस रात घर से चीखे नहीं, बल्कि किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मचारियों में से एक ने बाद में यह दावा किया था कि वो हंसी अभी भी उसके कानों में गूंजती है हर रात, जैसे किसी ने उसके जहन में वो आवाज हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर दी हो। उसने नौकरी छोड़ दी, फिर शहर छोड़ा और कुछ महीनों बाद वो भी गायब हो गया। सोहन को लगा कि पुलिस और दुनिया जिसे सामूहिक आत्महत्या कह रही है, उसके पीछे कोई ऐसा डरावना सच दफन है जिसे सिर्फ वही ढूंढ सकता है। उसे यकीन था कि अगर वो उस घर की दीवारों के पीछे छिपे डर को पन्नों पर उतार पाया तो उसकी किस्मत चमक जाएगी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उस घर को खरीद लिया। जब वो पहली बार अपनी चाबियां लेकर उस घर की दहलीज पर खड़ा हुआ तो एक ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया, जैसे घर की सूनी दीवारें उसे अंदर आने का न्योता दे रही हों। सोहन की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने थे, पर जैसे ही उसका पैर दहलीज के अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि उसके जूते के तले से कुछ चिपक गया हो, जैसे जमीन ने उसे थाम लिया हो। एक पल के लिए, एक चेतावनी की तरह उसने नीचे देखा। कुछ नहीं था, बस पुरानी लकड़ी और धूल। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस राज को वो अपनी बेस्टसेलर किताब बनाना चाहता है, वो राज उसे अपनी रूह का हिस्सा बनाने के लिए दशकों से भूखा बैठा है। जैसे ही सोहन ने घर के मुख्य हॉल में कदम रखा, उसे लगा जैसे कोई अदृश्य नजरें उसके हर कदम का पीछा कर रही है। दीवारों पर लटकी पुरानी पेंटिंग्स, जो किसी को पता नहीं थी कब से वहां थी, उनमें चित्रित चेहरे कुछ अजीब तरह से मुड़े हुए लग रहे थे, जैसे वे सब एक ही दिशा में देख रहे हों। सोहन की दिशा में। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि ये उसका लेखक वाला दिमाग है जो माहौल बना रहा है, पर असल में इस बंगले की नींव में कोई खौफनाक खेल शुरू हो चुका था। उसे नहीं पता था कि यहां कहानियां लिखी नहीं जाती, बल्कि यहां कहानियां अपनी बलि खुद चुनती है। पहली रात, जब पूरा घर श्मशान जैसी खामोशी में डूबा था, सोहन हाथ में एक पुरानी टॉर्च लेकर उस घर के सबसे ठंडे कोने यानी स्टोर रूम में पहुंचा। सीलन और बंद कमरों की सड़ांध हवा में घुली हुई थी, और उसके साथ कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसका नाम सोहन नहीं जानता था, पर जो उसके फेफड़ों में उतरते ही उसके दिल को 2 पल के लिए रोक देता था। जैसे उस हवा में कोई पुरानी थकी हुई तकलीफ घुली हुई थी। अचानक टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी जहां ईंटें उखड़ी हुई थी। सोहन ने जैसे ही अपना हाथ उस दरार में डाला, उसे लकड़ी का एक भारी संदूक महसूस हुआ। उसे बाहर खींचने पर अंदर से एक पुराना 16 mm फिल्म प्रोजेक्टर और लोहे के कुछ जंग लगे डिब्बे मिले। उन डिब्बों पर काले रंग की स्याही से, जो अब खून जैसी लग रही थी, कांपते हाथों से लिखा था, फैमिली आउटिंग, बर्थडे सरप्राइज,
लास्ट गुड बाय। सोहन के अंदर के लेखक ने उसे उकसाया। उसने धूल झाड़ी, रील को मशीन में फंसाया और प्रोजेक्टर चालू कर दिया। सन्नाटे को चीरती हुई मशीन की घड़ 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 की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। प्रोजेक्टर के लेंस से निकलती पीली रोशनी जब सामने की उखड़ी हुई दीवार पर पड़ी तो कुछ धुंधली तस्वीरें नाचने लगी। पहली रील, फैमिली आउटिंग। दीवार पर 1970 के दशक का एक परिवार दिख रहा था। धूप खिली थी, घास हरी थी और एक छोटा बच्चा गेंद के साथ खेल रहा था। मां बाप मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सोहन को कुछ अजीब लगा। रील में कोई आवाज नहीं थी, फिर भी सोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे दूर कहीं कोई रो रहा हो। जैसे जैसे रील आगे बढ़ी, प्रोजेक्टर की आवाज तेज होने लगी, जैसे मशीन चीख रही हो। तभी कैमरा धीरे धीरे नीचे की तरफ झुका और सोहन के रोंगटे खड़े हो गए। घास पर उस परिवार की परछाइयां नहीं थी। कैमरा और नीचे गया और जो दिखा उसने सोहन के हलक में जान अटका दी। उन सबके पैर जमीन से कम 6 इंच ऊपर हवा में थे। वे चल नहीं रहे थे, बल्कि हवा में तैर रहे थे। सोहन ने गौर से उनके चेहरों को देखा। जो पहले मुस्कुराहट लग रही थी, वो असल में एक भयानक दर्द था। उन सबके होंठ मोटे काले धागों से बेरमी से सिले हुए थे। वे अपनी फटी हुई आंखों से कैमरे की तरफ देख रहे थे, जैसे मदद मांग रहे हों। लेकिन उनके सिले हुए मुंह के पीछे एक अंतहीन बेआवाज चीख दफन थी। अचानक रील की गति धीमी हो गई। प्रोजेक्टर की लाइट कांपने लगी। रील के बिल्कुल आखिरी फ्रेम में एक दूर खड़े पुराने बरगद के पेड़ के पीछे से एक साया बाहर निकला। वो साया 7 फीट लंबा था, जिसके हाथ जमीन को छू रहे थे। उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक सपाट सफेद मांस का टुकड़ा जहां आंखें और नाक होनी चाहिए थी। वो साया कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था। वो लेंस के जरिए सीधे सोहन की आंखों में झांक रहा था। प्रोजेक्टर ने एक तीखी आवाज की और बंद हो गया। स्टोर रूम में पूरा अंधेरा छा गया। दूसरी रील, बर्थडे सरप्राइज। सोहन की सांसें अभी भी उखड़ी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसके अंदर का लेखक, वो लालची जुनूनी लेखक, उसे रोकने नहीं दे रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी में दूसरा जंग लगा डिब्बा उठाया। उस पर लिखा था बर्थडे सरप्राइज। डिब्बे का ढक्कन जैसे ही खुला, एक सड़ी हुई मिठाई जैसी गंध कमरे में फैल गई। उसने रील मशीन में डाली। प्रोजेक्टर फिर से जाग उठा। दीवार पर एक कमरा उभरा। वही परिवार, लेकिन अब घर के अंदर थे। एक बड़ा केक, मोमबत्तियां, रंग बिरंगी झालरें। पहली नजर में ये एक आम जन्मदिन की पार्टी लग रही थी। एक बच्चे की, जो शायद 7 या 8 साल का होगा, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न खुशी न हैरानी। वो बस बैठा था, जैसे कोई पुतला बैठाया गया हो। सोहन ने ध्यान से देखा। कमरे की दीवारों पर जो परछाइयां पड़ रही थी, वे उन लोगों की नहीं थी जो फ्रेम में थे। दीवार पर 6 परछाइयां थी, पर कमरे में सिर्फ 5 लोग। छठी परछाई, सबसे लंबी, सबसे गहरी, किसी ऐसी चीज की थी जो फ्रेम में थी ही नहीं। तभी केक पर मोमबत्तियां बुझाने की बारी आई। बच्चे ने फूंक मारी, मोमबत्तियां बुझी। पर जब अंधेरा हुआ, उस एक पल के लिए रील में वो कमरा पूरी तरह काला हो गया और उस अंधेरे में एक चेहरा उभरा। सफेद, चपटा, बिना आंखों का वही चेहरा जो पहली रील के आखिर में सोहन ने देखा था। इस बार वो दूर नहीं था, वो केक के ठीक पीछे था, बच्चे के बिल्कुल पास। मोमबत्तियां फिर जली और उस चेहरे की जगह कुछ नहीं था, पर बच्चे के गले के चारों तरफ कुछ था। एक काली पतली सी रेखा, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर धागा लपेट दिया हो। बच्चे ने अपने हाथ अपने गले की तरफ उठाए, जैसे उसका दम घुट रहा हो। पर उसके मां बाप ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे
उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था या दिख रहा था, और वे कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उनके होंठ भी अब सिले हुए थे। रील धीमी होती गई। आखिरी फ्रेम से पहले कैमरा एक पल के लिए झटके से मुड़ा, कमरे के उस कोने की तरफ जहां कोई खड़ा था। वो साया, इस बार केवल उसके लंबे हाथ दिख रहे थे जो किसी पुरानी भारी कैमरे को थामे हुए थे। वो रील बना रहा था, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उस बच्चे का दम घुटना, उन मां बाप की बेबसी, उस परिवार का दर्द। आखिरी फ्रेम में केक पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे सोहन। सोहन पीछे हट गया, उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। ये नाम, उसका अपना नाम, उस रील में कैसे? ये रील तो दशकों पुरानी थी। ये नाम वहां हो ही नहीं सकता था, लेकिन था। प्रोजेक्टर बंद हो गया, और इस बार बंद होने से पहले उस मशीन ने एक आवाज निकाली। वो घड़ 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 नहीं थी, वो किसी बच्चे के रोने जैसी थी, जो धीरे धीरे हंसी में बदल रही थी। उसी पल सोहन की धड़कनें रुकने को थी। भागने के बजाय उसके लेखक के दिमाग ने उसे उस संदूक की गहराई में झांकने पर मजबूर किया। रील के डिब्बों के नीचे उसे एक जंग लगा हुआ पुराना टेप रिकॉर्डर मिला। उस रिकॉर्डर के ऊपर किसी ने लाल स्याही से या शायद खून से एक ही शब्द लिखा था, सुनो। कांपती उंगलियों से उसने प्ले बटन दबाया। पहले कुछ नहीं आया, बस एक लंबी भारी चुप्पी, जैसे टेप के उस तरफ कोई सांस रोककर बैठा हो। फिर खरखराहट के साथ एक दबी हुई आवाज गूंजी। वो आवाज मिस्टर खन्ना की थी, पर इतनी टूटी हुई, इतनी खाली, जैसे किसी इंसान की नहीं, किसी खोखले खोल की आवाज हो, जिसके अंदर से सब कुछ निचोड़ लिया गया हो। उसका नाम था विश्वानंद। मिस्टर खन्ना की आवाज कांप रही थी। बस एक नाम, न जाति, न गांव, न कोई पहचान। वो सन 1922 के आसपास इस इलाके में आया था, अकेला, खामोश, और एक भारी लकड़ी का संदूक लिए हुए। उस संदूक में एक कैमरा था। उस जमाने में कैमरा रखना अमीरी की निशानी थी। पर विश्वानंद के पास न पैसा था, न जमीन, बस वो कैमरा था और एक जुनून। टेप पर एक लंबी खांसी आई, फिर आवाज जारी रही। वो कहता था कि वो फिल्में बनाता है। लोगों को वो पागल लगता था। गांव के लोग उससे दूर रहते थे, पर धीरे धीरे उसने कुछ परिवारों को मना लिया, उनकी तस्वीरें खींचने के लिए, उनकी खुशियां रिकॉर्ड करने के लिए। लोग राजी हो गए। कौन नहीं चाहता कि उसकी यादें हमेशा के लिए कहीं महफूज रहें? सोहन की सांस रुक गई, पर विश्वानंद सिर्फ यादें नहीं रिकॉर्ड करता था। यहां से कोई 5 कोस दूर जंगल के बीचों बीच एक टूटा हुआ मंदिर था, नेत्रहीन देव का मंदिर। उस देव की कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक काली शिला थी जिस पर एक आंख उकेरी हुई थी, बंद आंख। कहते थे कि वो देव वो सब देखता है जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती, जैसे काल को, रूह को, इंसान के डर को, सब कुछ। और जो उसे अपनी भक्ति में रूह का टुकड़ा चढ़ाए, उसे वो एक अनोखी शक्ति देता था, किसी की भी रूह को हमेशा के लिए कैद करने की ताकत। टेप पर एक लंबी खामोशी आई, जैसे मिस्टर खन्ना हिम्मत जुटा रहे हों। विश्वानंद ने वो साधना की, पूरे 21 दिन, बिना खाए, बिना पिए। साधना के आखिरी दिन उसने अपनी दोनों आंखें उस शिला पर चढ़ाई। सोहन का पेट मरोड़ा, पर नेत्रहीन देव की साधना अधूरी रह गई, क्योंकि साधना का आखिरी अनुष्ठान था अपनी आवाज भी चढ़ाना। अपनी आवाज, अपने शब्द, अपनी हर अभिव्यक्ति, सब कुछ उस शिला को समर्पित करना। पर विश्वानंद रुक गया। उसे डर था कि अगर उसकी आवाज गई तो वो अपनी फिल्में नहीं बना पाएगा, वो निर्देश नहीं दे पाएगा, वो जी नहीं पाएगा। उसने आधी कीमत चुकाई, और आधी साधना का नतीजा, आधी शक्ति, पूरी सजा। टेप पर एक खर्राटे जैसी आवाज आई, या शायद रोने की। उसे शक्ति मिली दूसरों की आवाजें छीनने की।
पर उसकी खुद की आवाज भी धीरे धीरे खोने लगी। उसका चेहरा सिकुड़ने लगा। उसकी आंखें जो पहले ही नहीं थी, उनकी जगह एक सफेद चिकनी चमड़ी उगाई। उसका शरीर लंबा होता गया। उसकी उंगलियां जमीन तक लटकने लगी। वो अब इंसान नहीं था। वो बन गया था जिसे वो बनाना चाहता था, एक कैमरा, एक ऐसी मशीन जो बस रिकॉर्ड करती है, बस देखती है, और जो एक बार उसके कैमरे में आ गया वो कभी बाहर नहीं निकला। पर विश्वानंद पहला नहीं था। उस मंदिर की दीवारों पर संस्कृत में कुछ लिखा था। मेरे एक जानकार पंडित ने बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ा। उसमें लिखा था कि विश्वानंद कोई एक इंसान नहीं है, वो एक भूमिका है, एक शाप है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। जब भी कोई उस अधूरी साधना को दोहराता है, जब भी कोई उस नेत्रहीन देव को आधी कीमत चुकाता है, तो पुराना फिल्म मेकर उस नए शरीर में समा जाता है, और वो पुराना शरीर वो रील बन जाता है। विश्वानंद से पहले भी कोई था, और विश्वानंद से पहले वाले से पहले भी। ये सिलसिला सदियों पुराना है, एक लंबी कांपती सांस। और हर बार हर फिल्म मेकर ने एक बंगला चुना, एक घर, अपनी स्टूडियो, अपनी अंधेरी प्रयोगशाला, जहां वो अपना काम करता है, रूहें इकट्ठा करना, दर्द रिकॉर्ड करना, और उस अधूरी साधना को पूरा करने की कोशिश करते रहना जो कभी पूरी नहीं होती। ये बंगला उसका सबसे पुराना घर है। मुझे तब पता चला जब बहुत देर हो चुकी थी। हम इस घर में आए थे नवंबर में। मेरी पत्नी को यह घर बहुत पसंद आया था। कहती थी कि इसमें एक पुरानी रूह है, एक गर्माहट है। मैंने भी महसूस किया था, पर वो गर्माहट वो किसी जीते जागते घर की नहीं थी। वो उस भट्टी की गर्माहट थी जो अंदर से जलाती है। पहले महीने में कुछ नहीं हुआ। दूसरे महीने में मेरे बेटे ने रात को बातें करनी शुरू कर दी, नींद में, पर वो अपनी भाषा में नहीं बोलता था, कोई और बोलता था उसके मुंह से। तीसरे महीने मुझे वो संदूक मिला, वही जिसमें ये टेप रिकॉर्डर है, पर तब उसमें सिर्फ एक पुरानी डायरी थी, विश्वानंद की डायरी। उस डायरी में उसने सब लिखा था, अपनी साधना, अपना बदलाव, अपने शिकार। और आखिरी पन्ने पर उसने लिखा था कि जो भी ये डायरी पढ़े वो पहले से ही चुना जा चुका है। उसे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, उसे बस यहां आना था, बस इस घर की दहलीज पार करनी थी। बाकी काम वो खुद कर लेता है। मैंने डायरी जलाने की कोशिश की, आग लगाई, पर डायरी नहीं जली। मेरे हाथ जले। मेरी आवाज उस दिन से धीरे धीरे कम होने लगी। मैं एक पंडित के पास गया, रात के अंधेरे में छुपकर। वो बुजुर्ग पंडित था, उस मंदिर को जानता था। उसने मेरा चेहरा देखते ही कहा था, बहुत देर हो गई। उसने बताया कि जब फिल्म मेकर किसी को चुन लेता है तो उसकी रूह का एक धागा पहले ही रील में बंध जाता है। उसी पल जब वो पहली बार घर में घुसता है, बाकी सब बस वो धागा खींचने की प्रक्रिया है। पंडित ने मुझे एक रास्ता बताया था। अगर उन सभी रीलों को एक साथ जला दिया जाए, उसी जगह जहां विश्वानंद ने साधना की थी, तो शायद ये सिलसिला टूट जाए। पर उसके लिए मुझे लास्ट गुड बाय वाली रील चाहिए थी, वो रील जिसमें उसकी सबसे पहली रूह कैद है, जो इस पूरे शाप की जड़ है। पर मैं वो रील नहीं निकाल पाया। हर बार जब मैं उस डिब्बे के पास जाता, मेरे हाथ रुक जाते, जैसे वह मुझे छूने नहीं देता, जैसे वह रील उसकी सबसे कीमती चीज है, उसकी जान है, और वो उसे छूने नहीं देगा। इसीलिए ये टेप बना रहा हूं, किसी के लिए जो बाद में आए, किसी के लिए जो अभी भी बाहर जा सकता हो। अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम भी उसी जगह खड़े हो जहां मैं था। शायद तुम भी सोच रहे हो कि ये सब एक कहानी है। शायद तुम भी लेखक हो, या पत्रकार हो, या बस जिज्ञासु हो। पर सुनो, वो डिब्बा मत खोलना, लास्ट गुड बाय मत देखना। वो उसकी जड़ है, और जो उसे देखता है वो उसकी अगली रील बन जाता है।
और फिर टेप पर अंतिम आवाज आई। वो खन्ना की आवाज नहीं थी, वो एक हंसी थी, धीमी, गहरी और बिल्कुल खाली, जैसे किसी खोखले कुएं से आ रही हो। और उस हंसी के साथ बहुत धीरे से एक वाक्य उभरा, किसी और की आवाज में, किसी ऐसी आवाज में जो इंसानी नहीं थी। तुम आ गए सोहन, मैं कब से इंतजार कर रहा था। टेप रुक गया और स्टोर रूम में उस टेप के बंद होते ही सोहन को अपनी पीठ के पीछे से घड़ 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 की आवाज आई। प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो गया था और दीवार पर उस रील का नाम था लास्ट गुड बाय। उसी पल स्टोर रूम का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया। सोहन को अपने कान के बिल्कुल पास वही घड़ 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 की आवाज सुनाई दी, पर इस बार वो प्रोजेक्टर से नहीं आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि दीवार पर दिख रहा वो बिना चेहरे वाला साया अब रील के अंदर नहीं है। उसे अपनी पीठ पर एक बर्फीली छून महसूस हुई और एक सड़ी हुई गंध कमरे में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो साया रील के अंधेरे से निकलकर सोहन के ठीक पीछे खड़ा होकर दीवार पर अपनी ही मौत का तमाशा देख रहा हो। सोहन की हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर देख सके, क्योंकि दीवार पर उसके पीछे एक लंबी और डरावनी परछाई धीरे धीरे उसका गला घोंटने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। डर कर वो कमरे से भाग के बाहर निकल गया। अगले कुछ दिनों तक सोहन को घर में पुरानी रील के चलने की आवाजें आने लगी, जबकि प्रोजेक्टर बंद था। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी यादें धुंधली हो रही है। उसे अक्सर अपने कमरे के कोनों में वही बिना चेहरे वाला साया दिखाई देता, जो पलक झपकते ही गायब हो जाता। धीरे धीरे सोहन ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया। वो पागलों की तरह उन रील को बार बार देखता, जैसे उनमें कोई गुप्त संदेश छिपा हो। उसे एहसास हुआ कि रील में मरने वाले परिवार असल में मर नहीं रहे थे, बल्कि वे उस साये के लिए परफॉर्मेंस दे रहे थे। वो वही चीजें करने लगा जो उन रील में दिखाए गए परिवारों ने की थी। एक दोपहर उसने खुद को बिना किसी वजह के अपने ही होठों पर सुई और धागा फेरते हुए आईने में देखा। उसके हाथ अपने आप चल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी उंगलियों को नचा रही हो। एक रात सोहन की नींद खुली। उसने खुद को उसी स्टोर रूम में पाया। पूरे कमरे में सड़ी हुई रील और मरे हुए चूहों की गंध फैली थी। उसके सामने वही प्रोजेक्टर चल रहा था, लेकिन इस बार दीवार पर जो रील चल रही थी उसका नाम था सोहन का स्वागत। उसने स्क्रीन पर खुद को देखा। वो सो रहा था और उसके बिस्तर के पास वही बिना चेहरे वाला साया खड़ा था। साये ने धीरे से कैमरा सोहन के चेहरे की तरफ मोड़ा और स्क्रीन पर लिखे हुए शब्द भरे, इसे खत्म मत करो, इसे बस रिकॉर्ड करो। सोहन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। उसने नीचे देखा। उसके पैरों से वही काली रील लिपटी हुई थी। वो रील किसी सांप की तरह उसकी खाल को चीरकर उसकी नसों के अंदर धंसती जा रही थी। सोहन का शरीर धीरे धीरे उस मशीन का हिस्सा बनने लगा। उसका मांस और खून अब उस फिल्म की रील में तब्दील हो रहे थे। कमरे में गूंजती टिक टिक की आवाज अब सोहन के दिल की धड़कन बन चुकी थी। उसने एक आखिरी बार मुंह खोलने की कोशिश की, चीखने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, पर कोई आवाज नहीं निकली। उसके होंठ सिल चुके थे। सुबह जब पुलिस घर पहुंची तो सोहन कहीं नहीं था। घर पूरी तरह खाली और ठंडा था, जैसे सालों से वहां कोई न रहा हो। बस स्टोर रूम के बीचों बीच वो पुराना प्रोजेक्टर अभी भी घूम रहा था, हालांकि उसका प्लग बिजली के बोर्ड से बाहर निकला हुआ था। पुलिस ऑफिसर ने दीवार पर चल रही आखिरी रील देखी। उसमें सोहन एक नई रील के डिब्बे पर कांपते हाथों से अपना नाम लिख रहा था और कैमरे की ओर देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, जैसे पुतलियां गायब हो गई हों, और उसके पीछे वही लंबा साया अपने लंबे हाथ सोहन के कंधों पर रखे खड़ा था। रील अचानक खत्म हो गई और प्रोजेक्टर बंद हो गया।
पूरे कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। पुलिस ऑफिसर ने जैसे ही उस प्रोजेक्टर को छूने की कोशिश की, उसे पीछे से किसी के भारी सांसें लेने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, कमरे में कोई नहीं था, पर दीवार पर उसकी अपनी परछाई के पीछे एक और परछाई थी। सवाल यह है, अगर आप उस प्रोजेक्टर को बंद भी कर दें, तो क्या वह साया उस रील से बाहर नहीं आएगा? क्या अगली रील आपके घर में चलने वाली है? क्योंकि वह साया कैमरे के पीछे नहीं, आपके ठीक पीछे खड़ा है और अभी इस वक्त वो आपको पढ़ते हुए देख रहा है। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेकर आएं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें।